तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसे देश की जिसका सपना था सितारों तक पहुंचने का। लेकिन जानते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई? किसी हाईटेक लैब से नहीं, बल्कि एक मामूली से शेड से। जी हां, ये कहानी है भारत के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट की। एक ऐसी कमाल की कहानी जो मुश्किलों और हाँ, जुगाड़ से भरी थी और जिसने भारत के भविष्य को एक नई ही दिशा दे दी। यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जड़ है। मतलब आज हम सब भारत को एक स्पेस पावर के तौर पर जानते हैं, लेकिन इसकी नींव, इसकी शुरुआत किसी शानदार लैब में नहीं, बल्कि बेंगलोर के कुछ आम से दिखने वाले इंडस्ट्रियल शेड में हुई थी। तो ये सब हुआ कैसे? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, हर बड़े सपने के पीछे एक विजनरी होता है। भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। उनका विजन बहुत साफ था कि स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीर देशों के लिए कोई दिखावे की चीज नहीं है, बल्कि ये तो भारत जैसे देश की तरक्की का एक जबरदस्त टूल बन सकती है। सोचिए जरा, सैटेलाइट के जरिए गांव-गांव तक पढ़ाई पहुंचे, किसानों को मौसम की सटीक जानकारी मिले। बस यही था उनका सपना। और फिर धीरे-धीरे ये सपना हकीकत बनने लगा। 1968 में डॉक्टर साराभाई ने प्रोफेसर यूआर राव को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। फिर आया 1971, जब सोवियत यूनियन ने एक ऐसा ऑफर दिया जिससे मना नहीं किया जा सकता था। भारत के सैटेलाइट को मुफ्त में लॉन्च करने का ऑफर। ये एक बहुत बड़ा मौका था। मई 1972 तक एग्रीमेंट साइन हो गया और सितंबर आते आते बैंगलोर के पिन्या के उन्हीं शेड्स में काम शुरू हो गया जहां इतिहास लिखा जाना था। तो भारत का पहला सैटेलाइट आखिर बना कहां? किसी चमचमाती हुई एयर कंडीशन लैब में? बिल्कुल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और यहीं से इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। ये वही शेड हैं, बैंगलोर के पिन्या इंडस्ट्रियल एरिया में एस्बेस्टस की छतों वाले। यहाँ पर कुछ यंग इंजीनियर्स की एक छोटी सी टीम, जिनके पास तजुर्बा तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन जुनून की कोई कमी नहीं थी। वो दिन रात एक कर रहे थे। उन्होंने सचमुच बिल्कुल स्क्रैच से भारत का पहला सैटेलाइट यहीं तैयार किया। ये तस्वीर उसी जज्बे और मेहनत की गवाह है। अब रिसोर्सेज की कमी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टीम को क्या क्या नहीं करना पड़ा। उन्होंने एक टॉयलेट को डेटा रिसीविंग सेंटर में बदल दिया। सही सुना आपने, एक टॉयलेट को। मतलब ये दिखाता है उस टीम का जुनून, उनकी जिद कि चाहे कुछ भी हो जाए, काम रुकना नहीं चाहिए। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स बीच में आ गई। देखिए, भारत का पहला प्लान था अमेरिका के साथ मिलकर एक 100 किलो का सैटेलाइट लॉन्च करने का, लेकिन फिर सोवियत यूनियन ने फ्री लॉन्च का ऑफर दे दिया और साथ में एक चैलेंज भी कि चीन के 173 किलो के सैटेलाइट को पीछे छोड़ना है। बस रातों रात ये मिशन एक वैज्ञानिक मिशन से कहीं बढ़कर देश के प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया। टीम को सब कुछ नए सिरे से डिजाइन करना पड़ा। फिर जब सैटेलाइट का नाम रखने की बारी आई तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने मैत्री और जवाहर जैसे नाम रखे गए, लेकिन उन्होंने चुना आर्यभट्ट। ये नाम 5वीं सदी के महान भारतीय खगोलशास्त्री और गणितज्ञ के सम्मान में था। मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये भारत की हजारों साल पुरानी साइंटिफिक विरासत का प्रतीक था। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। तमाम मुश्किलों और रातों की मेहनत और जबरदस्त जुगाड़ के बाद भारत अंतरिक्ष की दुनिया में अपना पहला कदम रखने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। 19 अप्रैल 1975, एक तारीखी दिन, सोवियत यूनियन के कॉस्मोस 3M रॉकेट से 360 किलो का आर्यभट्ट स्पेस के लिए रवाना हुआ। इसका शेप भी बड़ा अनोखा था, एक 26 साइड वाला पॉलीहेड्रॉन। और जानते हैं ये पावर कितनी लेता था? सिर्फ 46 वॉट्स, मतलब एक आम बल्ब से भी कम। और इसने धरती से लगभग 600 किलोमीटर ऊपर अपनी ऑर्बिट में जगह बना ली। लॉन्च के ठीक 90 मिनट बाद कंट्रोल रूम में एकदम सन्नाटा, सबकी नजरें स्क्रीन पर। और फिर आर्यभट्ट से पहला सिग्नल आया। वो एक पल कैसा था? किसी ने इसकी तुलना की है रॉकेट साइंटिस्ट के लिए व्हाट्सएप के डबल टिक से। मतलब उस एक सिग्नल ने बता दिया कि सारी मेहनत कामयाब हो गई। भारत अब स्पेस में था। लेकिन अंतरिक्ष का सफर कभी भी आसान नहीं होता। शुरुआती कामयाबी के जश्न के बाद कहानी में एक अनचाहा मोड़ आया। आर्यभट्ट को ऑर्बिट में एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। सिर्फ 5 दिन, लॉन्च के बस 5 दिन बाद ही सैटेलाइट की पावर सप्लाई में खराबी आ गई और इसके सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स अचानक ठप पड़ गए। तो क्या इसे एक नाकामी माना जाए? बिल्कुल भी नहीं। भले ही साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट सिर्फ 5 दिन ही चले, लेकिन मिशन का जो असली मकसद था
वो तो पूरा हो चुका था। भारत ने दुनिया को यह साबित कर दिया था कि वो अपने दम पर सैटेलाइट डिजाइन कर सकता है, बना सकता है और उसे ऑपरेट भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे इंजीनियर्स को जो सीखने को मिला वो बेशकीमती था। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि सैटेलाइट का मेन फ्रेम मार्च 1981 तक काम करता रहा। उस पावर फेलियर के बावजूद आर्यभट्ट की असली कहानी तो असल में अब शुरू हुई थी। वो सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं था, वो एक ऐसी विरासत थी जिसने भारत के पूरे स्पेस प्रोग्राम की नींव रखी। आर्यभट्ट सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं रहा, वो पूरे देश के लिए गर्व का सिंबल बन गया। भारत और सोवियत यूनियन दोनों ने इसकी कामयाबी पर डाक टिकट जारी किए। और शायद सबसे यादगार बात यह है कि आर्यभट्ट की तस्वीर भारत के 2 रुपए के नोट के पीछे छपती थी। सालों तक ये सैटेलाइट हर भारतीय की जेब में रहा, उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बनकर। और देखिए आर्यभट्ट ने सबको कितना चौंकाया। इसके एक्सपेरिमेंट्स भले ही 5 दिन चले और इसकी डिजाइन लाइफ सिर्फ 6 महीने की थी, लेकिन ये सैटेलाइट लगभग 17 साल तक ऑर्बिट में रहा। 1992 में इसने पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा एंट्री की। ये अपनी बनावट और इंजीनियरिंग की एक शानदार मिसाल था। तो आखिर में आर्यभट्ट की लेगेसी क्या है? ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक शुरुआत थी। ये वो पहली ईंट थी जिस पर इसरो ने 130 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स की एक मजबूत इमारत खड़ी की। उस एक शेड में जो सपना देखा गया था, उसी ने आज भारत को दुनिया की एक बड़ी स्पेस पावर बनाया है।